नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। आज इस बुलेटिन में बात होगी कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के प्लान की, नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई की, बात करेंगे रामनवमी पर हुए टकराव की, अदानी ग्रुप पर सेबी की जांच के बढ़ते दायरे की, जानेंगे कि पीएम की डिग्री पर केजरीवाल ने क्या सवाल उठाए हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की कब गिरफ्तारी हो सकती है और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे चुनावी चंदे से जुड़े खर्चे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी पर मानहानि का एक और मामला दर्ज। इस बार आरएसएस ने हरिद्वार में किया मुकदमा दर्ज। राहुल ने कहा था 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट पहनते हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर सासाराम में अमित शाह की रैली रद्द। नीतीश कुमार का बीजेपी को 2 टूक, हर मंत्री को देते हैं सुरक्षा, नहीं आ रही तो कोई और बात। मध्य प्रदेश के भोपाल से शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन, पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। गुजरात में महंगा हुआ अमूल दूध, गोल्ड शक्ति और ताजा दूध में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी। ये तो थी सुर्खियां और अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 10 मई को वोटिंग होनी है। चुनाव के ऐलान से पहले कोलार में राहुल गांधी की रैली तय हो गई थी, लेकिन चुनाव के चलते रैली का प्लान बदलना पड़ा। कर्नाटक कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। तो क्या है राहुल का कर्नाटक प्लान, रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी मोदी सरकार से दो हाथ कर रहे हैं। सरकार से टकराने के चलते उन्हें मानहानि के मामले का सामना करना पड़ रहा है। एक केस में तो सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई है, जिसके चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा चुकी है। लेकिन कांग्रेस नेता मोदी सरकार को चुनौती देने से पीछे नहीं हटते दिखाई दे रहे और इस बार राहुल बीजेपी और मोदी सरकार को चुनौती देने की तैयारी में है, वो भी कर्नाटक से। कर्नाटक में चुनाव का ऐलान हो चुका है और चुनाव का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी की कर्नाटक में रैली का भी ऐलान हो गया है। राहुल गांधी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत उसी कोलार से करने वाले हैं, जहां 4 साल पहले उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो चुकी है। राहुल गांधी की कोलार में रैली 9 अप्रैल को होगी। इसके एक दिन बाद से ही कर्नाटक में नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कोलार रैली पहले 5 अप्रैल को होनी थी, लेकिन चुनावों के ऐलान हो जाने के चलते इसे 4 दिन आगे बढ़ा दिया गया। जय भारत मेगा रैली कोलार में 9 अप्रैल को होगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी लोगों की आवाज है, आप उन्हें कभी चुप नहीं करा सकते। ये आवाज और तेज होने के साथ साथ मजबूत भी होगी। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी की ये पहली रैली है। राहुल गांधी इसमें ब्रिटेन में दिए गए बयान पर भी बोलेंगे, तो अडानी के मुद्दे पर क्या बोलते हैं, इस पर सभी की नजरें होंगी और कांग्रेस नेताओं की उम्मीद भी इस रैली पर होगी, क्योंकि इसकी सफलता कांग्रेस के लिए कर्नाटक की सत्ता के दरवाजे खोल सकती है। अब रैली 4 दिन आगे बढ़ा दी गई है। कर्नाटक में कांग्रेस को सरकार में आने की उम्मीद दिखाई दे रही है, तो अब उम्मीद कांग्रेस की पंजाब में भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पार्टी के बड़े चेहरे नवजोत सिंह सिद्धू, जो 10 महीने से जेल में बंद थे, अब पार्टी में सेवा देने के लिए तैयार हैं। पटियाला जेल के बाहर सुबह से ही ढोल बज रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा पड़ा था। दरअसल एक दिन पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू के ट्विटर अकाउंट से खबर मिली थी कि 1 अप्रैल को पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेल से बाहर आ रहे हैं। सुबह से जेल के बाहर जुटे कार्यकर्ताओं को इंतजार करते करते शाम हो गई। प्रशासन की ओर से की जा रही इस देरी के चलते सिद्धू समर्थकों का धैर्य भी जवाब दे रहा था कि अचानक शाम करीब 5:45 बजे पटियाला जेल का गेट खुला और नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आ गए। सिद्धू के बाहर आते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। सिद्धू ने 317 दिन पटियाला की जेल में काटे। जेल से निकलते ही सिद्धू ने साफ कर दिया कि जहां उन्हें सम्मान मिल रहा था वो वहीं रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। सिद्धू ने कहा, आज संवैधानिक संस्थाएं 2-4 लोगों की गुलाम बन गई हैं। संस्थाओं को रबड़ का गुड्डा बना दिया गया है, जिनमें चाबी भरकर छोड़ दिया गया है। राहुल गांधी आज लोकतंत्र की बेड़ियां काट रहे हैं, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहे हैं। सरकार सच को सुनना नहीं चाहती, लेकिन आज शेर की तरह पूरे देश में एक दहाड़ है। पूरी दुनिया में राहुल गांधी की आवाज गूंज रही है। मैं चट्टान की तरह इस मुसीबत के समय में राहुल और प्रियंका गांधी के साथ खड़ा रहूंगा। तो सिद्धू ने जेल से निकलते ही ऐलान कर दिया कि वो पार्टी के साथ हैं और जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। सिद्धू के स्वागत के लिए आज प्रदेश कांग्रेस ने अपने राज्य स्तरीय सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया था, जिससे कार्यकर्ता पटियाला पहुंच सके। इसके बाद से ही ये भी तय माना जा रहा है कि सिद्धू को कांग्रेस बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। लेकिन रिहाई की खबरों के बीच सिद्धू को झटका भी लगा, जहां उनकी सिक्योरिटी Z+ से हटाकर Y कर दी गई है। सिद्धू की सिक्योरिटी में हुई कटौती को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। अब देखना होगा कि पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू को क्या जिम्मेदारी देती है। रिहाई के एक दिन पहले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा समेत कई बड़े नेताओं ने जेल में जाकर सिद्धू से मुलाकात की थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सिद्धू की रिहाई के साथ पंजाब की राजनीति में भी नया मोड़ आएगा।
मुश्किलें बहुत थी, लेकिन सिद्धू इन मुश्किलों से अब बाहर निकल आए हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से देश के कई राज्य मुश्किल में फंस गए हैं। रामनवमी पर हुए टकराव के चलते कई शहरों में इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी, तो कई स्थानों पर धारा 144 लगाई गई। लेकिन अब हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। रामनवमी के दिन बंगाल का हावड़ा हो, बिहार का सासाराम और बिहार शरीफ, या गुजरात का अहमदाबाद, या फिर महाराष्ट्र का छत्रपति संभाजी नगर, भगवान राम का जुलूस निशाना बना और राजनीति का केंद्र भी। कई शहरों में तो ऐसा पहली बार हुआ कि जुलूस शांति से नहीं निकल पाया। हावड़ा और सासाराम में तो दूसरे दिन भी 2 समुदाय आमने सामने बने रहे। जिन राज्यों में टकराव हुआ वहां प्रशासन की नींद देर से टूटी। अब एक दूसरे पर दोष मढ़ने का खेल शुरू हो गया है। बंगाल में तो टीएमसी और बीजेपी के बीच में वोट की फसल काटने का खेल शुरू हो चुका है। पंचायत चुनाव में इसे भुनाने की कोशिश होगी, ये भी तय माना जा रहा है। तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार हैरान हैं कि उनके सुशासन में अचानक कानून व्यवस्था पर सवाल कैसे उठ रहे हैं। जहां टकराव हुआ वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है, धारा 144 लगा दी गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर कोई सवाल नहीं है। जो भी घटना हुई है उसके पीछे गड़बड़ी है, जरूर इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। हमने मामले के एक एक पहलू की तहकीकात करने के आदेश दे दिए हैं। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। राज्य में कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। नीतीश कुमार ने सख्ती से कार्रवाई करने को कहा है, तो ममता बनर्जी ने हावड़ा मामले में सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन बीजेपी को ममता की पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो एनआईए या फिर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। कोलकाता हाई कोर्ट में भी इसे लेकर याचिका दायर की गई है, जबकि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भी स्थिति अब सुधरती दिख रही है। यहां भी रामनवमी पर कानून व्यवस्था सवालों में आ गई थी। चिंता की बात यह है कि संभाजी नगर में पहली बार इस तरह की घटना हुई है। कर्नाटक और गुजरात में भी इसी तरह के टकराव की खबरें रामनवमी पर आई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टकराव की अधिकांश खबरें उन्हीं राज्यों से आ रही हैं जहां पिछले साल भी इसी तरह के टकराव की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि इनके पीछे कहीं राजनीति तो नहीं है। 2-3 साल से अचानक रामनवमी पर होने वाली इस तरह की घटनाएं संयोग हैं या प्रयोग, सवाल तो उठ ही रहे हैं। अगले साल चुनाव भी हैं, चुनाव के दौरान प्रयोग चलते रहेंगे, लेकिन कुछ प्रयोग जांच के दायरे में भी आ जाते हैं। ऐसी ही जांच इस समय अडानी ग्रुप को लेकर चल रही है। सेबी ने साफ कर दिया है कि अब वो अडानी ग्रुप के विदेशी निवेश की जांच करेंगे। जांच का दायरा अब गौतम अडानी के भाई तक पहुंच चुका है। गौतम अडानी को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। जैसे ही एक मामले में राहत मिलती है, वैसे ही अडानी के सामने दूसरी चुनौती आ जाती है। पहले हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और फिर लोन चुकाने का दबाव, उसके बाद द केन की रिपोर्ट। ये सब किसी तरीके से सेटल हुआ तो अब मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अडानी ग्रुप की विदेश में होने वाली डील्स की जांच करने का फैसला किया है। खबर है कि सेबी अब अडानी ग्रुप के कम से कम 3 विदेशी कंपनियों के साथ होने वाले लेन देन की जांच करेगा। सेबी देखेगा कि अडानी ग्रुप ने जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस किए हैं उनमें नियमों का कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ। सेबी जिन विदेशी कंपनियों के साथ अडानी ग्रुप के लेन देन की जांच करने जा रही है, उनका संबंध उद्योगपति गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के साथ है। हाल ही में अडानी ग्रुप ने खुलासा किया था कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड का अधिग्रहण असल में विनोद अडानी की कंपनियों ने किया है। अडानी ग्रुप ने यह बताया था कि विनोद अडानी समूह के प्रमोटर्स ग्रुप का हिस्सा है। विनोद अडानी की इन 3 कंपनियों ने समूह की कई अनलिस्टेड कंपनियों के साथ बार बार निवेश लेन देन किए हैं। ये लेन देन 13 सालों में हुए हैं। मालिक से लेकर डायरेक्टर तक विनोद अडानी है। सेबी की जांच का ये एंगल है कि इन विदेशी कंपनियों के साथ हुई डील्स में आखिर किसका फायदा हुआ। सेबी ये देखना चाहती है कि इन कंपनियों के साथ हुए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की जानकारी देने के मामले में किसी तरह के नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। अब ऐसे में देखना होगा कि सेबी क्या खुलासे करती है और इससे गौतम अडानी को कितना बड़ा झटका लगता है। अडानी मामले की जांच के आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने दिए, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री की जांच की मांग की तो हाई कोर्ट ने उन पर 25,000 का जुर्माना ठोक दिया। याचिका भी रद्द कर दी गई। इसे लेकर अब केजरीवाल ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। आजकल देश में डिग्रियों को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच दिल्ली सीएम ने भी पीएम से उनकी पढ़ाई लिखाई को सार्वजनिक करने को लेकर सवाल किए। अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री अपनी डिग्री को सार्वजनिक करें। उनकी इस मांग को गुजरात हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और इसके साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों के सामने अपनी बातों को रखते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि कोर्ट के इस फैसले से पूरा देश हैरान है। किसी का भी अनपढ़ होना गुनाह या पाप नहीं है।
हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। देश के लोग तरक्की चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे बयान देते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं? पीएम को एक दिन में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे ना हो तो अधिकारी उन्हें बहला फुसला कर साइन करवा लेते हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री का पुराना नाली की गैस से चाय बनाने वाला बयान भी याद दिलाया। केजरीवाल ने कहा, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बातें नहीं करेगा। एक बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं तो बादलों के पीछे हवाई जहाज को कोई रडार नहीं पकड़ पाएगा। जिसने भी इस बयान को सुना उन्हें बड़ी हैरानी हुई और सोचा कि ये क्या बात है। इस बीच बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए केजरीवाल ने ये मुद्दा बनाकर कोर्ट का समय खराब किया है। केजरीवाल का दावा है कि पीएम को पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसलिए उनकी डिग्री की भी जानकारी होनी चाहिए। भारत में पीएम की डिग्री की जांच तो नहीं होगी, लेकिन बात अमेरिका की हो तो वहां के पूर्व राष्ट्रपति पुराने मामले में जांच के घेरे में ही नहीं आए, बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी संभव दिखाई दे रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुश्किलों में घिर गए हैं। दरअसल ये मामला 2016 के पहले का है। ट्रंप से अफेयर की बात सार्वजनिक न करने के लिए एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए बड़ी रकम दी गई। स्टॉर्मी डेनियल्स को किया गया ये भुगतान मतदाताओं के बीच छवि बनाए रखने के लिए और उनसे इस रिश्ते को गोपनीय रखने के लिए किया गया था। मैनहट्टन में एक ग्रांड ज्यूरी ने उनके खिलाफ मामला चलाने के लिए वोटिंग कराई और बहुमत के आधार पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए। दावा किया जा रहा है कि अब ट्रंप को गिरफ्तार किया जा सकता है या गिरफ्तारी से बचने के लिए वो सरेंडर भी कर सकते हैं। प्रशासनिक वकीलों के मुताबिक ट्रंप की तरफ से यह मामला दस्तावेजी हेरफेर का ही है। इसे ट्रंप पर चुनाव से जुड़े नियमों के उल्लंघन के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति इस मामले में खुद को निर्दोष बताते आए हैं। ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि वो अगले हफ्ते तक इस मामले में आत्मसमर्पण कर सकते हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप 2024 में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ये आरोप उनकी उम्मीदवारी को तो रोक नहीं सकते, मगर उन्हें मुश्किल में जरूर डाल सकते हैं। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप के खिलाफ लगे आरोप अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन चुनावों से पहले इनको सार्वजनिक किया जा सकता है और ऐसे में ट्रंप की उम्मीदवारी पर भी संकट बना हुआ है। और बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे चुनावी चंदे की। राजनीति को जनसेवा कहने वाले सियासी दल सबसे अधिक कमाते हैं। इस वक्त तो बीजेपी सबसे ज्यादा मालामाल है, जबकि टीएमसी के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। वहीं खर्च के मामले में जो संख्या सामने आई है उसने बीजेपी से लेकर ममता तक पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या कहते हैं आंकड़े, रिपोर्ट में देखें। राजनीतिक दल कितना कमाते हैं, सियासी दलों की कमाई कितनी है, कौन सा दल है सबसे ज्यादा आगे, इन सवालों के जवाब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स से मिलते हैं। दरअसल देश के 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के ITR डिक्लेरेशन का एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने विश्लेषण किया है। चुनाव आयोग के पास जमा कराए गए 2021-22 के ये डिक्लेरेशन बताते हैं कि 6 राजनीतिक दलों ने एक साल में 3289 करोड़ 34 लाख रुपए कमाए, मगर इस कुल राशि में से 1725 करोड़ 61 लाख रुपए यानी करीब 48% पैसा ही खर्च हुआ। बाकी 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा राजनीतिक दलों की बचत है। कमाई की बात करें तो सत्तारूढ़ बीजेपी आगे है, जबकि कांग्रेस पीछे है। मगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं तृणमूल कांग्रेस की कमाई में ग्रोथ के आंकड़े। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी की कमाई एक ही साल में 600% से ज्यादा बढ़ गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2021-22 में बीजेपी ने इस साल 1917 करोड़ 12 लाख रुपए कमाए। ये राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा इनकम है। 2021-22 में तृणमूल कांग्रेस ने 545 करोड़ 75 लाख रुपए की इनकम डिक्लेयर की है, लेकिन 2020-21 में पार्टी की इनकम सिर्फ 74 करोड़ 50 लाख रुपए ही थी। यानी एक ही साल में पार्टी की कमाई 633.36% बढ़ गई। कमाई के मामले में तृणमूल कांग्रेस 6 राष्ट्रीय दलों में दूसरे स्थान पर है, यानी कांग्रेस से भी आगे है। कांग्रेस ने 2021-22 में करीब 542 करोड़ रुपए की कमाई डिक्लेयर की है। ये पिछले साल के मुकाबले 89.4% की बढ़त है। राजनीतिक दल जितना कमाते हैं उतना खर्च नहीं करते। सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसने डिक्लेरेशन के मुताबिक अपनी कमाई का 74% खर्च कर दिया। बीजेपी ने अपनी कमाई का करीब 45% और तृणमूल कांग्रेस ने कमाई का 49% ही खर्च किया है। सीपीएम ने कमाई का करीब 52% खर्च किया, जबकि एनसीपी ने 42% ही खर्च किया। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि बीजेपी से लेकर टीएमसी तक केवल बचत करते हैं।
जबकि कांग्रेस खर्च भी करती है, जिसका असर चुनावी नतीजों पर भी नजर आ सकता है, क्योंकि जो जितना पैसा लुटाएगा उतना ही फायदा पाएगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।